आप लोगों को मैं एक सवाल देता हूं और मैं पूछूंगा कि आप ट्वेल्थ में इसको कैसे करते थे। वो सवाल कुछ इस तरह का है कि भाई ए ने कुछ एनबी बनाया और एक टेबल दे दी गई, ऐसे कुछ। इस टेबल के दो पार्ट ऐसे किए गए और ऐसे इसके तीन पार्ट किए गए। यहां पर इन्होंने क्या किया, और ये गैसियस फेस रिएक्शन है। इधर इन्होंने क्या किया, टाइम लिया, इधर टोटल प्रेशर लिया। जीरो पे मान लेता हूं कि P1 है और टी टाइम पर टोटल प्रेशर P2 है। और इन्होंने कहा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको कैलकुलेट के करना है P1 और P2 के टर्म्स में। और मेडिकल में अगर पेपर ठीक बनता है, अच्छा लेवल अच्छा बनता है, तो क्वेश्चन आते हैं और वो कहते हैं मुझे बताओ के फार्मूले क्या होंगे। और नीचे चार चॉइसेस दी होती हैं, A B C D। और आपको के की वैल्यू टी के टर्म्स में निकालनी है, P1 के टर्म्स में निकालनी है और P2 के टर्म्स में निकालनी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप इसको ट्वेल्थ में कैसे करते थे? फिर तो मैं बताऊं कि मैं जो बता रहा हूं कितना खास है। क्यों भाई? और ट्वेल्थ में किए ही नहीं है, तो क्या खास और क्या मुश्किल। और देखना, एक लाइन में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। और जब मैं ट्वेल्थ में कराता हूं तो आधे पेज लग जाते हैं। चलो बताओ, कोई है आइडिया कैसे करते थे? क्यों प्रेशर के क्वेश्चन होते नहीं थे एनसीईआरटी में कि इनिशियल प्रेशर इतना है, 10 मिनट के बाद जो है इतना हो गया, तो उसका के क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए? पता कैसे करते थे? मैं बताता हूँ, ट्वेल्थ है ना, हो सकता है आपको याद हो। ऐसे करते थे, ए ने बनाया एनबी, टी इक्वल टू जीरो पर, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे टोटल प्रेशर तो इनिशियली होगा ना, तो ये हो गया P1, ये हो गया जीरो। ऐसे करते थे। उसके बाद टी टाइम पर ये कुछ कम हो जाएगा, तो P1 - P करते थे, तो ये क्या बन जाता था, NP बन जाता था, है ना। तो अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी हो तो 1/T करते थे, ln करते थे। ए का इनिशियल प्रेशर कितना है, P1, और रिमेनिंग प्रेशर कितना है, P1 - क्या बेटा, P। लेकिन अभी आंसर आपका आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने तो एक उल्टी सीधी चीज इसमें ले आए। क्या? P। आपको तो या तो T लाना है, या P1 लाना है, या P2 लाना है ना। तो फिर हम P की वैल्यू निकाला करते थे जोड़ घटा के। पता कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे। टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है, P2, है ना। तो हम लोग ऐसे करते थे कि भाई टोटल प्रेशर टी टाइम पे कितना हो गया, P1 - P प्लस NP इक्वल टू क्या बेटा, P2। अब इससे आप P की वैल्यू निकालते थे, फिर वहां पुट करते थे वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर जाके आंसर आता था। ऐसे ट्वेल्थ में कराया जाता है। ठीक है? हैं? अब ये मेथड बताना, इतना कहाँ समय होता है? क्यों भाई? आपको मैं एक सवाल दे, मतलब अब बताता हूं कि अब मैं ड्रॉपर के बैच में क्या पढ़ा रहा हूं इसको। ठीक है, करें, शुरू करें। पहले इस मेथड की देख लिया कमी क्या थी, कितना लंबा मेथड है। हैं? किया तो होगा ट्वेल्थ में यार, प्रेशर के तो क्वेश्चन कराए जाते हैं, खूब कराए जाते हैं और आते भी हैं खूब। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बताओ हमारा फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला है क्या? के इक्वल टू 1/T ln A नॉट बाई ए, यही है ना।
यही होगा, है ना? करें अपनी बात आगे, है भाई अनुज भाई? तो ये बताओ, ए नॉट बाई ए, क्या ये रेशियो नहीं है? हैं? अब ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है आफ्टर टी टाइम। मैंने सही बोला? तो बताते हैं कि इस रेशियो की जगह पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन कंसंट्रेशन में आ सकते हैं, और आते हैं। तो आपको यहां पे लिखना होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, और आपको यहां लिखना होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब ये रेशियो वाली वैल्यू सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं, प्रेशर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको यहां लिखना होता है इनिशियल प्रेशर, और यहां लिखना होता है आपको रिमेनिंग प्रेशर। मैं आपको जानकारी दूं, अगर आपने 12th में अच्छी खासी प्रैक्टिस करी हो तो, ना करी हो तो फिर तो पता नहीं लगेगा। मैं यहां पे वॉल्यूम का रेशियो भी ले सकता हूं, क्योंकि वॉल्यूम भी एक तरीके का कंसंट्रेशन है, नहीं है? वो कौन सा गैस का लॉ था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर अगर मैं यहां वॉल्यूम लेने जाऊंगा तो ये इनिशियल वॉल्यूम, ये रिमेनिंग वॉल्यूम। और छोड़ो, अगर आपने 12th में किया होगा तो एक ऑप्टिकल रोटेशन का भी क्वेश्चन होता था, अगर आपने 12th में किया हो। और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता था इस टॉपिक पे, इन्वर्जन ऑफ शुगर, अगर थोड़ा किया हो 12th में। नहीं किया तो आप सुनो, अब करो। डॉक्टर बनना है तो करना पड़ेगा भाई अब तो ऑप्टिकल रोटेशन भी हो सकता है कि अ, जो डेक्स्ट्रो कंपाउंड होता है वो पीपीएल को राइट में घुमाएगा, जो लेवो कंपाउंड होता है वो लेफ्ट में घुमाएगा। एक को हम प्लस से शो करते थे ऑप्टिकल रोटेशन, और एक को माइनस से करते हैं। अब कुछ याद आ रहा है? तो कोई बात नहीं, जब ऑप्टिकल रोटेशन है तो यहाँ इनिशियल ले लो, यहाँ रिमेनिंग ले लो। और जो मैंने डीपीपी दी है ना सेकंड वाली, उसमें क्वेश्चन है ऑप्टिकल रोटेशन का। ठीक, मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है। और बड़े हाई फाई सवाल, बड़े लंबे लंबे सवाल ऐसे करते थे हम लोग। अब सब भूल जाओ, और मेरा तरीका ये याद रखो, जिसे आप जादू का फार्मूला कह सकते हो, के इक्वल टू 1/T एल एन। एल एन तो समझ ही गए होगे, पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी, चूंकि प्रेशर का क्वेश्चन है, यहां पे हो जाएगा पीटी। अगर प्रेशर का क्वेश्चन हो तो पी लिख दियो, रोटेशन का क्वेश्चन हो आर लिख दियो, वॉल्यूम का क्वेश्चन हो तो वी लिख दियो, वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट। कंसंट्रेशन है तो सी इंफिनिटी माइनस सी, कुछ भी लिख लो। ये सब बवाल की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ये याद रहेगा बेटा। ध्यान देना, जो बच्चे आज घर पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आज की डेट का दिया मैंने, बहुत ग्रेट फार्मूला। और देखो कितनी जल्दी ये सवाल सॉल्व होगा। हो गया? तो एक तो याद रख लोगे, इसमें क्या दिक्कत है? हम्म? इस टेबल में इन्फिनिटी कहीं दिया है? नहीं दिया है? बोलो, इग्नोर कर दो। किसको? अगर जीरो और टी का दिया है तो फिर वो ले लो, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई जीरो टी का दिया है और हमें सारे रिजल्ट्स यहां पे चाहिए। क्या, रुको मैं बताता हूं, नहीं तो कहां कहां इग्नोर करोगे। छोड़ो इसको, छोड़ो, मैं ऐसे बताता हूं। हो गया भाई? हैं? अब देखो, जीरो टाइम, टी टाइम और इन्फिनिटी टाइम पे, जीरो का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन शुरू नहीं हुई। टी का मतलब बीच में है। इन्फिनिटी का मतलब अनु क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कंप्लीट होती है? लेकिन इन्फिनिटी टाइम पे तो मान सकता हूं कि कंप्लीट होगा, है? तो इन्फिनिटी का मतलब रिएक्शन इज सपोज टू बी कंप्लीटेड। हो गई बात? रुक जाओ, जीरो टाइम पे प्रेशर कितना दिया है?
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनिशियल वैल्यू कितनी दे रखी है? P1 दे रखी है? अब मैं आपके सामने वैल्यू पुट, ये समझ में आ गया? अब सावधानी से, K इक्वल टू 1/T ln, क्या चाहिए आपको? P इंफिनिटी का मतलब यहां पे टेबल इंफिनिटी का भी होना चाहिए था, वो नहीं है, छोड़ो। तो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? पूरा कंप्लीट। इसका मतलब P1 गया, तो क्या टोटल प्रेशर NP1 नहीं होगा? नहीं आया समझ में? क्या आया? इनको बाकियों को नहीं आया। शुरू कितना है? 0 है। इन्फिनिटी पे अगर ये पूरा खत्म हो गया, इसका मतलब ये इसमें आ गया, तो इसका एक मोल N बनाता है, तो P1 कितना बनाएगा? NP1, और ये हो जाएगा लगभग 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 0। नहीं आया समझ में? तो ये बताओ, P इंफिनिटी कितना? NP1। समझ में आया? P0 बोलो। P1 अपॉन P इंफिनिटी बोलो, NP1। और PT बोलो T टाइम पर, P2। हो गया क्वेश्चन। कहां वो मेथड, कहां ये मेथड। फिर एक लाइन और कर लेना, ऊपर कुछ कॉमन आ जाएगा ना। क्या? 1/T ln N-1, आगे बोलो P1 अपॉन बोलो NP1 माइनस P2। और आपका आंसर इसी में आया, जो भी आना था वो ठीक हो गया। पता है, 4 चॉइसेस में ये फार्मूले लिखे मिलेंगे, 3 गलत होंगे, एक सही होगा। ठीक है, मैं सवाल करा देता हूं आपको, ये तो कर लिया ना? हैं? अब देखो, अगला सवाल बनाऊं। ए ने बनाया 2B प्लस C प्लस D, सारी गैसियस फेस रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये पंगा नहीं है कि कौन सा ऑर्डर है, और ये टेबल दे दी गई। अब मैं आपकी यहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड देखूंगा, और देखूंगा कि आप मुझे यहां आंसर क्या देते हैं। यहां ले लो टाइम, यहां ले लो टोटल प्रेशर, सही है? हैं? तो यहां पर मुझे टी टाइम पर दिया है P1, इन्फिनिटी टाइम पर दिया है P2, और मुझे K की वैल्यू चाहिए P1 के टर्म्स में, P2 के टर्म्स में, और T के टर्म्स में। हम्म? चलो, बस स्टॉप राइटिंग, छोड़ो। शुभम का साथ आ गया है, कितना है बोलोगे? हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, तेरा कुछ और आ रहा है, रुक जाओ। अभी मैं जानबूझ के फार्मूला लिखे दे रहा हूं, हैं, जैसे कि आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस रहे। के निकालना है ना, एक्सप्रेशन है। आओ, टी में तो टी ही है, एलन। पी इंफिनिटी, अब की बात तो पी इंफिनिटी दी है, पी नॉट तो दिए ही नहीं। तो कमाल हो गया। कैसे कमाल हो गया? क्या पी नॉट की वैल्यू P2/4 होगी? ऋतिक को लगता है समझ में आया है। कैसे? टोटल प्रेशर देखो, पी इंफिनिटी का मतलब ये खत्म, और ये सारा मिला के P2, तो 4 मोल का है। पी नॉट के लिए मुझे 0 पे आना पड़ेगा, तो मैं इधर से इधर आ जाऊंगा। नहीं आया समझ में? अरे, आप नहीं समझे मेरी बात को। पी नॉट का मतलब क्या होता है?
भाई पी जीरो का मतलब क्या होता है? इनिशियल। और पी इंफिनिटी का मतलब खत्म। तो अगर आपको जीरो दिया है, इंफिनिटी की वैल्यू निकालनी है, तो इधर से इधर चले जाओ, और इंफिनिटी से जीरो पे आना है, तो इधर से इधर आ जाओ, इनिशियल पता लग जाएगा। तो 4 मोल कितने बनाते हैं? एक। तो P2 कितना बनाएगा? P2/4। वो P2/4 लिखा है। इंटेलिजेंस ही तो शो करनी पड़ेगी आपको। तो ये कितना हो जाएगा? P2 माइनस P2/4 अपॉन फिर P इंफिनिटी है। देखो, पी नॉट की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो है वो 200 mm है, और 10 मिनट के बाद जो है वो 250 mm है। तो बताओ इसका के क्या होगा? और ए बना रहा है B+C, और ये गैसियस फेस रिएक्शन है। इससे बेहतरीन मेथड कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जब कभी भी टेबल के क्वेश्चन मिले ना, बस यही एक फार्मूला है, सब निपटा देगा। अच्छा, जीरो है। के इक्वल टू 1/T ln, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखो, ln पहले राहुल भाई, पी इंफिनिटी कितना? 400। नया समझ में? कैसे? जब जीरो पे 200 है, कंप्लीट खत्म होगा तो 400 हो जाएगा, माइनस पी नॉट है 200 अपॉन फिर से 400 है भाई, और बोलो 250। अब हो गया क्वेश्चन। क्या दिक्कत है? 1/T ln 4/3। अब 4/3 अपना कर लो। और मुझे याद है, जब मेडिकल में आएगा तो वो आपसे सॉल्व नहीं कराएंगे, वही इतना लिख के छोड़ देंगे। कहीं 4/3 कर देंगे, कहीं 10/3 कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। वो तो तीन गलतियां कुछ भी कर लो। आसान है ना? है? और आप इन क्वेश्चनों को 12th में कितने लंबे मेथड से करते थे वो मैंने बता दिया आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा, ठीक है, वो 12th के हिसाब से था, अपनी जगह पे था। है भाई? एक और लिख लो, एक और प्रैक्टिस करा देते हैं, लिखो। ए फॉर्मिंग B+C, गैसियस फेस रिएक्शन, B+C। और इसमें लिखो 10 मिनट के बाद है टोटल प्रेशर 600, और इन्फिनिटी टाइम पे है 900। तो मैं नोट करके लाया हूं, ये जेई एडवांस में आया हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मेडिकल में आ सकता है। लिखना भाई, मैंने कल ही नोट किया है इसको, मैं कहा क्लास में करवाता हूं। रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है, और टाइम मिनट का। ये 2010 का क्वेश्चन है, एडवांस का। 1 पे 0 मिनट, 0.75 पे 0.05, ओके। उसके बाद 0.40, 0.12, और 0.10, और 0.18। एक तो ये क्वेश्चन लगा मेरे को करवाने के लिए। एक क्वेश्चन मेरे को और अच्छा लगा जेई का। 2x ने बनाया 3y+2z, गैसियस फेस रिएक्शन थी, टाइम दिया है, और पार्शियल प्रेशर दिया है, मतलब भाई टोटल प्रेशर दिया होगा, और क्या है। तो कितना है? 0 पे 800 mm, 100 पे 400। ये दो क्वेश्चन है।
और 200 पे 200 पे 200। ये डेटा गिवन है, यही एडवांस का क्वेश्चन है ये। मैंने कल देखा, मैं कहा यार इस क्लास को, इस क्वेश्चन को करवाता हूं। ये दो क्वेश्चन है। पूछा गया इस डेटा को देखकर बताओ कौन सा ऑर्डर, और इस डेटा को देखकर कौन सा ऑर्डर। इसमें के नहीं निकालना है, इसमें इस डेटा को देखकर बताना है ऑर्डर क्या है। हुँ? नहीं, आप अपना आंसर तैयार रखो, मैं फिर बताऊंगा मेरा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन 12th में होता, पता कैसे करते हैं? हैं? हाँ हाँ, 12th में किया ही नहीं था। अरे किया होगा, बताओ तो। हैं? सारे मुस्कुरा रहे, सर किया ही नहीं। अरे चलो कोई बात नहीं, पीछ पुराना गया समय। अब तो आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं। और ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स के भी क्वेश्चन बड़े शानदार बनते हैं। और शानदार को कैसे करना देखो, आप करें। तुम्हारा एक बार आंसर रिस्पॉन्स ले लें, फिर आगे बोलते हैं। और किसी ने बोलना है कोई, या मैं ही बोलूं? मैं बोलता हूँ, हाँ माधव बोल। जीरो ऑर्डर है, देखो तुम क्या कह रहे हो, अपने रिस्पॉन्स दो। देखो, इसी क्वेश्चन को मैं जब 12th में कराता हूं, और सामने जो बच्चे बैठे होते हैं ज्यादातर बोर्ड ओरिएंटेड होते हैं, वो तो 12th में मजबूरी है, जिंदगी क्या करें भाई। तो जैसा देश वैसा बेस बनना पड़ता है। वहां हम क्या कहते हैं भाई, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए सबका के होता है। एक काम करो, पहले क्या करो, के की वैल्यू जीरो ऑर्डर ले लो, है ना, और दो डेटा से दो बार के निकाल लो। अगर सेम आ गया तो वो जीरो ऑर्डर, और नहीं तो फिर कोई और ऑर्डर। तो बच्चे बोले सर कोई और ऑर्डर हो तो फिर क्या करें, हम कहा फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए दो बार के निकालो। फिर यार ये टाइम तो मतलब आधे आधे घंटे खाने वाला टाइम है। अब अगर इसी क्वेश्चन को, अगर मुझे ध्यान से देखना, ड्रॉपर के बैच में और मेडिकल के स्टूडेंट को कराना हो, हालांकि जेई एडवांस के क्वेश्चन है दोनों, लेकिन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अगर एक ट्रिक बताओ। ये क्या दिया है तमन्ना, कंसंट्रेशन, और ये क्या दिया है, ठीक है, और ये क्या दिया है, ये भी कंसंट्रेशन ही है, और ये भी टाइम है। कोई केफे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा को देखकर डबल और हाफ नजर आता हो, क्या देखा, डेटा को देखकर डबल और हाफ नजर आता हो, फर्स्ट ऑर्डर। और सुनो, डेटा को देखकर डबल और हाफ नजर ना आता हो और एक लीनियर चेंज हो, क्या हो, लीनियर चेंज समझते हो, लीनियर चेंज समझते हो, कि 5 के बाद 4 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 1 हो जाए। ऐसा ना हो 5 से 2.5 हो जाए, फिर 2.5 से सवा हो जाए, ऐसा नहीं, लीनियर चेंज हो, जीरो ऑर्डर। ये चेंज कैसा दिखता है, लीनियर चेंज, ठीक है, जीरो ऑर्डर। ये चेंज कैसा दिखता है, डबल और हाफ दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, खत्म सवाल। दोनों क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं, एक 2005 का है, एक 2010 का है। तो जब जेई एडवांस में आ सकता है तो मेडिकल में आएगा तो मजा नहीं आ जाएगा। सुन लिया क्या, जब कहीं डबल हाफ दिखाई दे, देखो एक बात सुनोगे, ये तो मानते ही होगे ना, मेडिकल में या तो जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं या फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं। पढ़ा कोई दे सेकंड और थर्ड ऑर्डर, भाई नहीं आते। सेकंड थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन वोश्चन नहीं आते। ये तो पता ही है कि इस टेबल को देख कर या तो जीरो ऑर्डर होगा या फर्स्ट ऑर्डर का, फ्रैक्शनल ऑर्डर तो नहीं होगा। डेटा देखो, खट से आंसर दे दो, करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन्हीं दो में से एक आंसर होगा, कर लोगे हैं। तो जब कभी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियर टाइप में चेंज हो तो जीरो ऑर्डर, और अगर
हाफ डबल दिखाई, या हाफ डबल दिख रहा होगा, है तो फर्स्ट ऑर्डर है, और इन्हें दो में से एक आंसर होना है, सेकंड ऑर्डर के आते नहीं। कर लोगे? चलो, अब मैं आपको, हाँ अभी तक मैं इतनी देर से क्वेश्चन करा रहा था, आ गए यहां तक के क्वेश्चन। पिछले लेक्चर तक जहां कराए थे वो छोटे छोटे सवाल थे, आर नॉट निकालो, आर इन्फिनिटी निकालो, 10 मिनट के बाद निकालो। आज बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे मेथड से किया है, एक फार्मूले में सब निपट गए, है ना। अब मैं आपको यह पढ़ाने जा रहा हूं कि भैया अपने सिलेबस में स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर का भी सिलेबस है, स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी हमारा नीट में आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर से जुड़ी हुई जानकारियां तो सारी लेनी पड़ेंगी ना यार, है ना। और देखो इस पे मेडिकल लेवल पे किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, और मैं जेई एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा, मेडिकल पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने ले लिया आपका क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन यार हम लोग जो है ना ऑर्गेनिक में खूब देखते हैं। कैसे? जैसे ए है, ए ने रेट कांस्टेंट K1 करते हुए बी बनाया, बट एट द सेम टाइम रेट कांस्टेंट K2 रखते हुए उसने सी भी बनाया। तो हम मेजर माइनर निकालते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शन, एक साथ रिएक्शन होना। ठीक है। तो मेडिकल देखो, जेई एडवांस में तो काफी हाई फाई लेवल चला जाता है, उतना नहीं है, लेकिन मेडिकल में क्या पूछे जाते हैं, एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं, फार्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये बताओ, पहला एक्सप्रेशन देखो, ये बताओ ये ए, ये भी रिएक्शन शो कर रहा है, ये भी रिएक्शन शो कर रहा है, तो इधर देखो बी बनाने में, अच्छा हाँ कितनी रिएक्शन हो गई, दो, और दोनों ही रिएक्शन को हम कौन सा ऑर्डर बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे। हाँ ये अंडरस्टूड है, यहां कोई सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की बात नहीं करेगा जब भी पैरेलल होगा, इसीलिए देखो हेडिंग पड़ी हुई है स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर, तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट ऑर्डर ही है। ठीक है। अब देखो क्या पूछा जाता है, पहले पूछा जाता है ये बताओ रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। एक लॉजिक लगाओ, ए इस वाले को 5 की स्पीड से बना रहा है, इस वाले को 3 की स्पीड से बना रहा है भाई, तो उसका नेट रेट 5 + 3 8 नहीं हो गया भाई। मैं एक टाइम पे 5 भी जा रहा हूं, एक टाइम पे 3 भी जा रहा हूं, तो मेरा रेट 8 नहीं हो गया यार, मैं तो 8 की स्पीड से खर्च हो रहा हूंगा, है। तो देखो ओके, बी बनाने में रेट लॉ क्या होगा, रेट, रेट क्या बी बनाने में रेट K1 A होगा कि नहीं, अरे फर्स्ट ऑर्डर है तो K1 रेट कांस्टेंट ए खर्च होगा, A⁻1, और सी बनाने में K2B नहीं बेटा, K2A, ए ही बोला था, अच्छा मुझे लगा बी बोल रहा, K2A हो गया, और पावर 1 तो चढ़ानी है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो क्या नेट रेट ये नहीं हो गया। तो पहले तो ये पूछा जाता है कि नेट रेट क्या होगा, और रेट की वैल्यू हम ए के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं, माइनस का dA/dt लिख सकता हूं, और यहां पे K1 + K2 और ब्रैकेट के बाहर A, और यहां पे फिर क्या लिख सकते हैं, खूब सवाल आते हैं इस पे मेडिकल पे, dA/dt, और K1 + K2 को आप क्या लिख सकते हैं, K इफेक्टिव और A लिख सकता हूं, हैं। क्या पता आपसे रेट लॉ एक्सप्रेशन में डायरेक्ट ये लिखने को मिले, एक तो ये सवाल आता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट पता क्या आता है कि यार ये जो K इफेक्टिव है ना, ये किसके बराबर आया, K1 + K2, सही है। अच्छा, K इफेक्टिव की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 0.7/T हाफ इफेक्टिव, नहीं आया समझ में,
और K1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 0.7 अपॉन टी हाफ वन प्लस 0.7 अपॉन बोलो टी हाफ नंबर टू। ये 0.7 तो कैंसिल हो गए। तो क्या 1/t हाफ इफेक्टिव की वैल्यू इक्वल टू 1/t हाफ 1 प्लस 1/t हाफ नंबर टू नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? है? पता कैसे बनेगा? इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। पूछो पैसे सवाल कैसे बनेगा। इसका टी हाफ जो है 20 सेकंड, इसका टी हाफ 10 सेकंड, कुछ भी दे देंगे, इजी दे देंगे। बोलेंगे ओवरऑल टी हाफ बताओ, तो 1/20 प्लस 1/10 सॉल्व करके फिर उल्टा आंसर होगा। नहीं आया समझ में? है? ठीक है, क्लियर है? तो देखो, एक तो ये पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है। मैं 5 तरह के क्वेश्चन करा देता हूं, बस छठा तो आना ही नहीं। ठीक, यही एडवांस में थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, लेकिन वैसे जरूरत नहीं पड़ती। अब ये बताओ क्या, अब ये मुझे अगला पॉइंट मैं बता दूं कि हाँ, इधर देखो कि भाई ये कैसे पता लगेगा कि बी और सी में से कौन मेजर है और कौन ज्यादा है। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ बी निकालना हो तो फार्मूला होता है K1/K1 + K2 × 100, और परसेंटेज ऑफ सी की वैल्यू क्या होगा? K2 बाई क्या? K1 + K2 × 100। मुझे अच्छे से याद है कि नीट में ये वाले कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। पता कैसे पूछा गया? ऐसे कि भाई ए ने कुछ ऐसा किया, यहां बी बनाया, यहां सी बनाया, यहां पर स्पीड 3, K1 की वैल्यू 3 × 10⁻³ और यहां थी 6 × 10⁻³ और यूनिट क्या थी? पर सेकंड। पर सेकंड क्यों होनी थी? क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की थी। बोले बताओ बी क्या परसेंट बनेगा? बी क्या परसेंट बनेगा? आई थिंक समझ गए होगे। बी कैसे निकालोगे? K1/K1 + K2, तो ये 10⁻³ तो हटाओ, 3/9 हो गया, 1/3 हो गया, 33%। तो दूसरा अपने आप 67%। ऐसे सवाल आते हैं, वेरी इजी अगर चीजें पता है तो, और नहीं तो आप गड़बड़ करोगे। आ रहा है समझ में? है? और सबसे ज्यादा इस पे आया नीट पे। जब हम लोग क्लास पढ़ाने आते हैं ना, सब देख समझ के आते हैं कि कल क्या पढ़ाना है। पूरा लेक्चर तैयार करके आते हैं कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें ज्यादा दिखाई दिए। तो क्या बता दिया? ओवरऑल रेट बता दिया, ओवरऑल के इफेक्टिव बता दिया, ओवरऑल टी हाफ इफेक्टिव बता दिया है, और क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ बी के निकाल दिया। अब एक अंतिम पॉइंट बचता है, वो ये बचता है कि जो सवाल मेरे से यहां पर बनता है वो ये, बेटा ये रिएक्शन अलग है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग होगी। हालांकि भी मैंने पढ़ाया नहीं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लेकिन पता होगा ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। रिएक्शन को शुरुआत करने के लिए दी गई फालतू एनर्जी। मान लो जरूरत 50 की है, बंदे के पास 20 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? 30। पता होगा तो है। तो कई बार क्या कहते हैं कि वो इसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी दे देते हैं, इसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी दे देते हैं, और कहते हैं बताओ ओवरऑल ईए इफेक्टिव कितना होगा। तो डेरिवेशन की आवश्यकता तो होती नहीं है, तो ये लिख लो आप, ईए फार्मूला याद कर लो। ओवरऑल इफेक्टिव क्या होगा? K1 EA1 K2 EA2 अपॉन K1 प्लस K2। K1 EA1 प्लस K2, बोलो बोलो, EA2
अपॉन K1 प्लस K2, और इससे हम EA ओवरऑल निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल K पूछ लें, ओवरऑल T हाफ पूछ लें, ओवरऑल EA पूछ लें, परसेंटेज B और C पूछ लें, बस यही 4-5 तरह के क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। ठीक है। लेकिन बेटा ये तो सारे न्यूमेरिकल अप्रोच थी। क्या सर इस पे थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं बनता? यार बनता है, बनता है, थ्योरी का भी बनता है। पता क्या, किसी भी टाइम पर बी और सी के कंसंट्रेशन का रेशियो फिक्स होता है। कैसे? रुको रुको रुको, ये बी है, ये सी है, जरा डिवाइड मारना। बी की कंसंट्रेशन अपॉन सी की कंसंट्रेशन ऑलवेज इक्वल टू K1/K2, और वो तो फिक्स है। तो पैरेलल रिएक्शन पर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर प्रोडक्ट का रेशियो जो शुरू के 10 मिनट में होगा, वो किसी 20 मिनट में भी होगा, वही 40 मिनट पे भी होगा, वही लास्ट में भी होगा। नोट कर लो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, the ratio of concentration, ratio of concentration of product always constant, always constant। आ गया? है? रखोगे याद? कर लेना, सिंपल है। इसके बाद अगली स्पेशल रिएक्शन है, उसका नाम है सीक्वेंशियल रिएक्शन। इसके भी क्वेश्चन, और इसका तो ग्राफ भी आता है सिलेबस में। सीक्वेंशियल रिएक्शन जैसे ए ने बी बनाया, उसका रेट कांस्टेंट K1 था, लेकिन बी ने सी बनाना शुरू कर दिया, उसका रेट कांस्टेंट K2 है। दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हैं, ये तो हम पहले से ही माने बैठे हैं। अब यहां भी आपसे एक्सप्रेशन पूछा जाता है और ग्राफ पूछा जाता है। इसमें ग्राफ मेडिकल में आ चुका, बताऊंगा ग्राफ क्या है, लेकिन पहले ये सीक्वेंशियल क्यों समझ में आया? ये पैरेलल नहीं है। पहले ए ने बी बनाया, फिर उसके बाद, ठीक है, क्लियर है? देखो बना में फिर एक्सप्रेशन, इस रिएक्शन को देखो, ये तो खर्च ही हो रहा है, तो एक एक खर्च होने की स्पीड ये होगी, और वो K1 ये होगी कि नहीं होगी? पहला एक्सप्रेशन ये कि ए के लिए कौन सा फार्मूला सही है, पक्का है? क्लियर है? इसमें एक चीज कंफर्म है कि सी तो बन ही रहा है, है? और कितना हो रहा है? क्या एक्सप्रेशन समझ में आया? क्यों भाई? लेकिन बी के बारे में क्या सोचते हो? बी के बारे में क्या सोचते हो? बी के बारे में ये बताओ, क्या सोचते हो? बन भी रहा है और खर्च भी हो रहा है, लेकिन मैं यहां पर ये पहले बताओ, dB/dt को क्या ओवरऑल प्लस मानोगे कि नहीं मानोगे? बन ज्यादा रहा होगा, खर्च कम हो रहा होगा। क्या ऐसा कभी होता है? बन कम रहा है और खर्च ज्यादा हो रहा है, तो नेट तो पॉजिटिव ही होगा, है ना? ये साइन याद रखियो, इस साइन पे सवाल आते हैं। तो बताओ भैया, आह, क्या करें फिर? बन कितना रहा है? K1 A की स्पीड से। खर्च कितना हो रहा है? K2 B की स्पीड से। नहीं आया समझ में?
माइनस करोगे, नेट पॉजिटिव मानेंगे। एक तो ये पूछा जाता है। हालांकि इसके क्वेश्चन मेडिकल में कम आते हैं, वो जो पैरेलल पढ़ाया है ना उसमें ज्यादा आते हैं। अब इसके बाद इन पर ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्राफ दो परिस्थितियों में पूछा जाता है। पहला कि मान लो K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है K2 से। क्यों भाई, पक्का है? बोले जी इस पे ग्राफ कैसा होगा, दिखावा जी कैसा ग्राफ होगा। ऐसे होगा, इधर कंसंट्रेशन लेना है, इधर टाइम लेना है। ए का ग्राफ तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, सी का ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। लेकिन बी वाले में मैं सोच रहा हूं थोड़ा कलर बदल दूं, कुछ बी वाला ऐसा दिखेगा। ये हो गया ग्राफ किसका, बी का। बताऊंगा कैसे, आप बना लो पहले। कोई मैंने स्केल्ड ग्राफ नहीं बनाया है, लेकिन हाँ ऐसा ग्राफ कुछ मिलता है। ओहो हो। ठीक है, समझा मैं? दो व्हाइट कलर वाले ग्राफ समझाने पड़ेंगे। क्यों, क्यों नहीं समझाने पड़ेंगे? ए फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग कम ही होगा, तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, एक एक्सिस टच करेगा एक नहीं करेगा। क्यों भाई? और सी एक्सपोनेंशियली बनेगा, वो भी कन्फर्म है। ये बताओ, ये जो बी का ग्राफ है मंदिर की घंटी जैसा ग्राफ बन रहा है ना? देखो, अगर मैं कहता हूं कि K1 की वैल्यू क्या K2 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बी बन बहुत रहा होगा और खर्च थोड़ा हो रहा होगा। तो ये बताओ, समय के साथ बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अरे भाई मान लो शुरुआत के 5 सेकंड में, 10 सेकंड में 10 बना, एक खर्च हो गया, अभी भी तो 9 में है। फिर 20 सेकंड में क्या होगा? मान लो 30 बना, दो खर्च हो गए। मैं तो एक रैंडमली वैल्यू ले रहा हूं, तो बढ़ ही गया, फिर तो ओवरऑल बढ़ेगा। क्या इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ेगा? है? बी कितना मैक्सिमम बन सकता है? ए जितना खर्च हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं ना? तो क्या ये रिएक्शन खट से कंप्लीट हो जाएगी? बोलो। और उस समय तक ये जो डिफरेंट कलर का ग्राफ है अपनी मैक्सिमम स्टेट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद एक समय के बाद क्या होगा? बनेगा जीरो टाइप का, और अब खर्च ज्यादा होगा। लेकिन K2 धीरे 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 चलेगा, तो एक लिमिट के बाद ग्राफ नीचे नहीं आएगा। नहीं आया समझ में? आ गया ना? मतलब शुरू में टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता गया, जब अपनी पीक वैल्यू अचीव कर लेगा भाई बस अब इससे ज्यादा नहीं बन सकता है, फिर K2 तो चल ही रहा होगा। मान लो कोई चीज पहले 9 थी ओवरऑल, अब वो 30 हो गई, 40 हो गई, अरे भाई 300 तक हो गई, उसके बाद अब बनना बंद, क्योंकि ए खत्म। क्यों भाई? तो फिर 300 वाली वैल्यू फिर 290, 280, 270 कम होता जाएगा ना, और फिर कम होते होते मर्जी है जीरो तक टच करा लो। सही है? ये ग्राफ कब है? जब K1 बहुत ज्यादा हो, किससे? K2 से। आ रहा समझ में? लेकिन अगर ग्राफ ऐसा हो, ये दो कंडीशन पे ग्राफ आते हैं भाई जी, इधर कंसंट्रेशन इधर टाइम, इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? और क्या बोलते हैं, हाँ क्लियर है? और ये ग्राफ ऐसे ऐसे, ये ग्राफ ए का है, ये ग्राफ किसका है? सी का है, लेकिन ये बी का है। ये समझ में आ रहा है? बेचारा मंदिर की घंटी ऊपर उठते ही नीचे आने लगी।
समझ में आ रहा है? क्यों? उसको देखो, इसको देखो, क्या मतलब हुआ है? थोड़ा सा बनते ही खत्म, क्योंकि अब की बार K2 बहुत ज्यादा है। तो ये ग्राफ पूछे जाते हैं, ये एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं आता, और इस टॉपिक के क्वेश्चन वैसे भी क्या पता 5 साल 6 साल में एक बार है या ना भी है। हाल फिलहाल 4 5 सालों से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सिलेबस है तो कराना तो पड़ेगा। ज्यादातर वो उधर उधर वाले मिलते हैं, पैरेलल वाले। हाँ, लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊंगा ना, अब जो तीसरी वैरायटी आएगी वो ज्यादा आता है। लेकिन फिर भी ये समझ में आया? बेटा पढ़ लो अच्छे से। डॉक्टर बन जाओगे ना तो गवर्नमेंट कहेगी हमारे यहाँ आ जाओ, और नहीं तो आपको भी ग्राम सचिव का पेपर देना पड़ेगा। ध्यान रख लो। कल इतनी भीड़ थी, इतने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, पूछो नहीं। डॉक्टर बनना आसान है, ग्राम सचिव बनना बहुत मुश्किल। कितने लोगों ने फॉर्म भरा, आई जस्ट कांट इमेजिन यार, इतने लोग भर रहे हैं फॉर्म। और तनख्वाह कितनी है? कितनी ग्राम सचिव की पता है? 20 से 25 हजार में शुरुआत होती है, बस, इससे ज्यादा नहीं होती। देख लो। और डॉक्टर्स को गवर्नमेंट कहती है भैया हमारे यहाँ आओ। ये जो 10 लाख का कैप लगाया है, उसके पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है ना, कि बच्चे हमारे यहाँ नौकरी नहीं करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए जिंदगी में बड़ी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर आपने अपने टारगेट को अभी अचीव नहीं किया तो। कुछ नहीं, बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ में करना है यार, मेहनत तो करनी है। वो ग्राम सचिव वाला जो हिसाब मैंने देखा, उस हिसाब से तो मैं पागल हो गया मैं यार, इसमें तो ये तो एक क्वेश्चन भी किसी का गलत हो गया मान लो इसमें, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। किसी ने दिया तो नहीं था? है? अब भाई रोहित, तो इसीलिए तो नहीं है आज कि इसीलिए है शायद, है? चलो खैर, आ रहा है समझ में बाजी? है? तो स्पेशल में दो हो गई। अब जो मैं तीसरी रिएक्शन कराऊंगा, रिवर्सिबल वाली, ये मेडिकल में ज्यादा आती है, लिखो। तीसरी रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। इससे ये पता लगता है कि बेरोजगारी कितनी है। रिवर्सिबल प्रोसेस। और आपको विश्वास नहीं होगा, कई तो मास्टर भी देते हुए दिखाई दे रहे थे। माँ यार तुम लोगों ने कमाल कर दिया, एमएससी बीएससी पीएचडी करते हुए ग्राम सचिव बनोगे यार। बोले सर आपको पता नहीं, कमाई बहुत है। मैंने कमाई किस बात है? बोला जितना सरपंच कमाता है उतना हम भी कमाएंगे। मैं यार ये कमाई का कोई फायदा थोड़ी ना है। वैसे तो कुछ भी कमा लो आप, तनख्वाह कितनी नहीं, तनख्वाह तो थोड़ी है। मैं यार 20 25 हजार रुपए की कोई नौकरी होती है यार। तो आपको मैं विश्वास बता देता हूं, मैंने एक नहीं दो गवर्नमेंट सर्विस छोड़ रखी हैं, दोनों लेक्चरर पोस्ट। और तब हमने V+U लॉन्च किया था, नौकरी छोड़कर, आज से 20 साल पहले। कितनी बड़ी बात रही होगी, लेकिन भरोसा था अपने आप पे। दो दो गवर्नमेंट सर्विस। एक मेरी नौकरी लगी थी भोपाल में, एक लगी थी मेरी, वो होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन, KVS, वो लगी थी अगरतला में, ONGC कैंपस में, आज भी मुझे याद है। गवर्नमेंट के दसियों लेटर आए, ज्वाइन करिए, मैंने जाने ही नहीं। तो आप में काबिलियत हो ना, इस देश में जॉब की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप अनस्किल्ड हो तो कौन पूछेगा आपको? तो स्किल्ड पैदा करो, और वो एक बार मेहनत से आता है। और मनुष्य जीवन जीना है, और जिया है तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये बताओ, एक रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन नजर आएगी। आपसे पूछते हैं भाई, इक्विलिब्रियम पे तो मामला बराबर हो जाता है, लेकिन रिवर्सिबल में होता है भाई हम 5 कदम आगे गए और 2 कदम पीछे आ गए, तो नेट तो अभी भी चल ही रहे हैं, लेकिन रिवर्सिबल हो गई। तो ऐसे बोल देंगे, मैं क्वेश्चन ही कराता हूं, लिखो। इफ बोथ रिएक्शंस आर सपोज टू बी द, ये क्वेश्चन लिखो, बोथ रिएक्शंस आर सपोज टू बी द एलिमेंट्री रिएक्शन
ये क्वेश्चन मेडिकल में खूब आया है। बोथ रिएक्शन है ना। कैलकुलेट रेट ऑफ एच आई, कैलकुलेट रेट ऑफ एच आई, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। K1 K2, ठीक है, आ गया समझ में। तो कैलकुलेट रेट ऑफ एच आई करें, रिवर्सिबल है, बोलो। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और अच्छा इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना, इक्विलिब्रियम पे तो दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं। अभी किसकी ज्यादा मानोगे, बैकवर्ड की कैसे ज्यादा मान लोगे, फॉरवर्ड की ज्यादा होगी। तो क्या रेट, रुक जाओ, रेट इक्वल टू K1 H2 की पावर 1 I2 की पावर 1 माइनस K2 HI की पावर 2, ठीक लिखा है। पता पहली लाइन क्या लिखी है शुभम, नहीं नहीं नहीं, पहली लाइन क्या लिखी, पहली लाइन, अनु बताओ क्या लिखी है पहली लाइन। बोथ रिएक्शंस आर सपोज टू बी एलिमेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि जो रिएक्शन की मालिकुलरिटी दिखती है वही ऑर्डर हो गया। तो फॉरवर्ड की भी ऑर्डर हो गई 2, बैकवर्ड की भी हो गई ऑर्डर 2 है, और फॉरवर्ड हो गया K1 H2 और I2, है ना, क्लियर है। और उसके बाद K2 और HI का होल स्क्वायर, सही है। और फॉरवर्ड ज्यादा मांगी, बैकवर्ड मांगी, सही किया मैंने, है। और ये वैल्यू किसके, ये तो रेट है, इन तो रेट ऑफ HI पूछा है। समझदार कोई सारा बहुत नहीं भाई, है, ऐसे ही होगा। तो रेट ऑफ HI कितना हो जाएगा, 2 K1 H1, सॉरी H1 नहीं, H2 I2 माइनस 2 K2 HI का स्क्वायर। एक तो ये क्वेश्चन बहुत आया है और एक ये वाला बहुत आया है, N2O4 रेट कांस्टेंट K1 और K2 और यहां 2NO2, और इन्होंने पूछा है रेट ऑफ NO2। अब अगर समझदार हो तो एक लाइन में आंसर बता दो, बिना पेन चलाए बता दो। एंड बोथ रिएक्शन एलिमेंट्री है, लिखो K1, बोलो N2O4 माइनस K2 NO2 का स्क्वायर, क्या कर दूं, 2 कर दूं, और इधर रेट ऑफ NO2। नहीं समझ में आया, बस ऐसे आंसर में ये दो क्वेश्चन खो गए। और इस तरह से अब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन देके नेट पूछा जाए तो कर लोगे, ऐसे आता है, ऐसे इस तरह से है। कल मैंने एक और क्वेश्चन देखा, अभी बताता हूं, लेकिन पहले ये समझ में आया आपको, हैं, तीनों हो गई, सीक्वेंशियल, पैरेलल और रिवर्सिबल, ये स्पेशल, और तीन सब फर्स्ट ऑर्डर मान के चलते हैं अगर कुछ ना दिया हो तो। लेकिन जब इन्होंने एलिमेंट्री बोल दिया फिर तो ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन मुझे कल और दिखाई दिया, ठीक है, देखो क्वेश्चन ये था कि A प्लस बी ने प्रोडक्ट बनाया, इसका जो रेट था वो था K, और A की पावर 1/2 और B की पावर 1/2, ये रेट लॉ था। उन्होंने पूछा T हाफ क्या होगा, ठीक है। और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, ऐसा ही कुछ था, हाँ, A प्लस 2B, और इन्होंने कहा है कि A और B को मैंने 1:2 रेशियो में लिया था, ए और बी को मैंने 1:2 रेशियो में लिया था, उसके बाद मुझे रेट ये मिला, इसका टी हाफ क्या होगा, और पहली चॉइस थी 0.7/K, दूसरी चॉइस थी 0.7 सॉरी 0.7
√2k है, और तीसरी चॉइस थी आपकी √2 इंटू 0.7/k, और फोर्थ चॉइस थी k/0.7। बच्चे क्या करते हैं यार, बोले हाफ और हाफ, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो गया है? तो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या था? 0.7/k, ये है ना? तो इसने कहा कि सर फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला होता है, इसलिए ये आंसर होना चाहिए। लेकिन पता है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट ऑर्डर होना और ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर होना दो अलग चीजें हैं। और ये ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर है। अब इसका क्या आंसर होगा मैं बताता हूं आपको। देखो, A+2B फॉर्मिंग क्या है? प्रोडक्ट। किस रेशियो में लिया गया? 1:2 में। ये T=0 होगा, बोलो। अब T=T टाइम पर माना इसका एक्स चला गया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है ये। 1 - x चला गया, इसका सही है। रेट लॉ क्या है? के A⁴ 1/2 B⁴ 1/2। टाइम पर वैल्यू पुट करो। के ए कितना है की पावर, और ये हो गया, बोलो। एक मिनट, रुक जा बेटा। के जल्दबाजी करोगे तो दुर्घटना घट जाएगी। 2 की पावर 1/2 बाहर आ गया, 1 - x की पावर 1/2। तो रेट इक्वल टू √2k आया, बोलो। और ये कितना हो गया? 1 - x की पावर 1। सही है? अब बताओ, आपने ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर बना लिया, नहीं आया समझ में? ओ भाई, ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर बना लिया। और फर्स्ट ऑर्डर का के क्या होता है? 0.7/T हाफ। तो टी हाफ कितना हो जाएगा? 0.7/k। अब मुझे एक बात बताओ, जब फर्स्ट ऑर्डर होता है, ओवरऑल नहीं, एक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, तो के होता है, और वही के नीचे आता है। क्या अब यहां पे के की जगह पे √2k नहीं है? तो जहां जहां भी के होगा, वहां वहां जल्दी बोलो, √2k होगा कि नहीं? तो जैस्मिन, इसका आंसर ये नहीं, ये वाला है। नहीं आया समझ में? क्या देखा? ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर में के क्या था? के। फर्स्ट ऑर्डर में के क्या था? √2k। और तुमने जो ये फार्मूला पढ़ा है ना, ये वाला, याद है? डेरिवेशन याद है? किस रिस्पेक्ट में था? एक, ओवरऑल में नहीं था, एक के रिस्पेक्ट में था। तो पहले जब ओवरऑल पूछा जाए तो उसे आप एक के रिस्पेक्ट में बनाइए, फिर देखिए के क्या आता है, और फिर उस हिसाब से वैल्यू पुट करिए। नहीं आया समझ में? बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या भाई, है क्लियर वही बात? और अब मुझे उम्मीद है कि ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर और एक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर में आप अंतर समझ गए होंगे। तो किस में चेंज आता है? के की स्टाइकियोमेट्री में आता है। नहीं आया समझ में? बोलो। और पता है, चलते चलते एक छोटी सी बात बता दें, फिर पता नहीं इस तरह का मूड बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको याद है जब आपने डेरिवेशन किया था,
तो आपने क्या किया था, ए फॉर्मिंग क्या, प्रोडक्ट। तो रेट लॉ क्या बनाया था राहुल भाई, माइनस का डी ए बाई डी टी के, ए की पावर क्या किया था जल्दी बोलो, 1 किया था, और इससे के का एक्सप्रेशन आया था, कितना आया था, 1/t ln a0/a। सबको यही फार्मूला याद है? मेडिकल में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन जिस दिन आ जाएगा हंगामा मच जाएगा। अगर उन्होंने कह दिया ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, तो बताओ इसका के का एक्सप्रेशन क्या होगा। बच्चे ये लिखाएंगे। आपने ये जो किया था उसमें कोफिशिएंट कितना है था। अगर इसका वो बनाओगे फर्स्ट ऑर्डर, कैसे बनाओगे बताओ कैसे होगा, k1, रुक जाओ, के ए की पावर जल्दी बोलो 1, रुक जाओ बेटा, 1 हुआ ना, और माइनस का 1/2 डी ए बाई डी टी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वैल्यू 2 उधर भेजोगे, के चलेगा कि 2k चलेगा? तो जो के आएगा वो 2k होगा। उस केस में आंसर होगा के का 1/2t ln, और आगे की कहानी तो वही है। इस तरह का परिवर्तन जिस दिन कर दिया ना, कमाल हो जाएगा।